वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेश्वर सिद्धांत कोचिंग क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का जो हमने पिछला लेक्चर देखा है उसमें हमने काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर देखी है। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर देखा है। क्या था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर? के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन देखा है हमने किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डिफरेंशियल रेट लॉ भी देखा था। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं हम? आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, म्हणजेच आर इज इक्वल टू काय रे के। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। जब तक रिएक्शन खत्म नहीं होती तब तक रेट क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहता। तो जिस स्पीड से रिएक्शन शुरू हुई थी उसी स्पीड के साथ वो आखिरी तक जाएगी और खत्म भी उसी स्पीड से होंगी जिस स्पीड से वो शुरू हो गई थी। तो आर इज इक्वल टू के, ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। इस डिफरेंशियल रेट लॉ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के। और इसी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो के टी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ए जीरो माइनस ए टी। इनिशियली लिया हुआ रिएक्टेंट और ये बचा हुआ रिएक्टेंट है। एटी इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड। तो इतना लिया था, इतना बाकी बचा है। तो लिया था इतना और बाकी बचा है इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। और इसलिए x की वैल्यू हमने क्या बताई थी? x इज इक्वल टू के टी। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, बचा हुआ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियली लिया हुआ रिएक्टेंट माइनस रिएक्ट हुआ रिएक्टेंट। तो जितना लिया था उसमें से इतना रिएक्ट हो गया तो बचेगा कितना? एटी। तो ये भी एक इक्वेशन है हमारे पास। इसके बाद हमने टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था और टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू के। अब टू नंबर है, के कांस्टेंट है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो। तो ये कंक्लूजन किया था हमने कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ की जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहेगी। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो टी हाफ ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा? टी हाफ भी कम होगा। अब हमें आगे जाना है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक ग्राफ प्लॉट किया था, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस नंबर ऑफ टी हाफ, और उस पर से कुछ प्रेडिक्शन किए थे। कुछ ऐसे ही प्रेडिक्शन हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी करने हैं। तो अब उस ग्राफ को हम देखेंगे और उस ग्राफ पर से जैसे हमने दो स्टेटमेंट बनाए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे दो स्टेटमेंट हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बता देंगे। तो देखिए बच्चों, अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखना है। इसमें हम ग्राफ देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, कौन सा ग्राफ देखेंगे हम सबसे पहले? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी। अब देखिए ए जीरो तो कांस्टेंट है भाई, एक बार लिया आपने इनिशियल रिएक्टेंट तो जो भी अमाउंट होगी वो तो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाएगा और बदलने वाला कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? एटी से। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब भी हम बोलेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एटी के बारे में, टाइम टी। मतलब हमें एक्चुअली ग्राफ निकालना है एटी वर्सेस टी। तो हम एक ग्राफ निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा टाइम प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस पे, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट करता हूँ वाई एक्सिस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम टी इक्वल टू जीरो होगा तो रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है, तो जितना भी रिएक्टेंट लिया था उतना पूरा का पूरा बाकी बचा है, इसलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये देखो, ये समझो टाइम इधर बढ़ते जा रहा है। अब हमें मालूम है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, समझो 10 मोल पर मिनट। मतलब एक मिनट में रिएक्टेंट के 10 मोल रिएक्ट हो जाएंगे। अब रेट तो कांस्टेंट है तो दूसरे मिनट में भी 10 मोल ही रिएक्ट होंगे, तीसरे मिनट में भी 10 मोल ही रिएक्ट होंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाइयों ये।
तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। तो पहले मिनट में अगर 10 मोल पर मिनट का रेट है तो दूसरे मिनट में भी 10 मोल पर मिनट का रेट रहेगा, तीसरे मिनट में भी 10 मोल पर मिनट का रेट रहेगा। मतलब हर एक मिनट में 10-10 मोल रिएक्ट होंगे। मतलब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टी प्लॉट करूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मैं देखूंगा हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट होता जा रहा है। हर एक मिनट में 10-10 मोल रिएक्ट होते जा रहे हैं। तो पहले एक मिनट में 10 मोल रिएक्ट हो गए तो दूसरे मिनट में भी कितने रिएक्ट होंगे, 10 मोल ही रिएक्ट होंगे, बराबर है। तो दूसरे एक मिनट में भी कितने मोल रिएक्ट होंगे, 10। तो पहले मिनट में 10 मोल रिएक्ट हो गए, दूसरे मिनट में भी 10 मोल रिएक्ट होंगे, क्योंकि रेट क्या है, कांस्टेंट है। रेट है कांस्टेंट 10 मोल पर मिनट। तो पहले एक मिनट में 10 मोल रिएक्ट हो गए, दूसरे एक मिनट में भी 10 मोल रिएक्ट होंगे, तीसरे एक मिनट में भी क्या होंगे, 10 मोल ही रिएक्ट होंगे। मतलब हम देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, रिएक्ट होते जा रहे हैं। डू यू गॉट इट? तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट है और वो कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब रिएक्शन शुरू से लेकर आखिरी तक कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट रहेंगी। एक बार रेट जो फिक्स हो गया वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। तो पहले एक मिनट में अगर 10 मोल रिएक्ट हो गए तो दूसरे एक मिनट में भी 10 मोल रिएक्ट होंगे, तीसरे एक मिनट में भी 10 मोल रिएक्ट होंगे, चौथे मिनट में भी क्या होंगे, 10 मोल ही रिएक्ट होंगे, बराबर है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, इक्वल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो गई है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बताया था मैंने, इन इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट रिएक्ट होती है, तो जीरो ऑर्डर में इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड। एक एक मिनट में 10-10 मोल ही रिएक्ट हो रहे हैं। अब देखो, समझो A0 की वैल्यू 100 है, A0 की वैल्यू समझो 100 मोल है। 100 मोल से मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, तो पहले एक मिनट में बच्चों कितना रिएक्ट होगा, 10 मोल रिएक्ट होगा। पहले एक मिनट में 10 मोल रिएक्ट हो गए, 100 में से 10 मतलब कितना मोल रिएक्ट होगा, 10%। पहले A0 हमने 100 लिया है, पहला ही मिनट है, रेट है 10 मोल पर मिनट, तो पहले एक मिनट में कितने मोल शहीद हो जाएंगे, 100 में से 10। 100 में से 10 मतलब कितना परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ, 10% रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ। अब बाकी बचे कितने, 90 मोल। अब दूसरे मिनट में कितने मोल रिएक्ट होंगे, 10 ही मोल रिएक्ट होंगे। अब 90 में से 10 मोल रिएक्ट होंगे तो उसका परसेंटेज क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा। 100 में से 10 है ना 10% है, तो 90 में से 10 है ना 10% से ज्यादा होंगे। अब दूसरा मिनट बाकी खत्म हो चुका है, दूसरे मिनट तक 20 मोल शहीद हो चुके हैं, अब 80 मोल बाकी बचे हैं। अब 80 मोल में से तीसरे मिनट में कितने मोल रिएक्ट होंगे, और 10 मोल। 80 में से 10 तो परसेंटेज क्या होगा, और भी बढ़ेगा। मतलब जैसे 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 हम आगे जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड सेम है इक्वल टाइम इंटरवल में, लेकिन फ्रैक्शन बोलो या फिर परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड बोलो, ये क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आखिरी के टाइम इंटरवल में देखो 10 मोल बाकी बचे होंगे, आखिरी का टाइम इंटरवल होगा। देखो यहां पे मैं लिखता हूं 90 मोल, यहां पे 80, यहां पे 70, यहां पे 60। अब ये समझ लेना कि इक्वल टाइम इंटरवल है, थोड़ा सा डायग्राम के अप टू स्केल नहीं है, तो आप उतने तो टैलेंटेड है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मोल बाकी बचे हैं, 30 मोल बाकी बचे हैं, 20 मोल बाकी बचे हैं, 10 मोल बाकी बचे हैं। अब आखिरी के टाइम इंटरवल में बच्चों ये 5 है, ये 6 है, 7 है, ये 8 है और ये 9। 90 मिनट के बाद 10 मोल बचे हुए हैं। अब 90 से लेकर 10वें मिनट तक कितने मोल रिएक्ट होंगे, 10 के 10। कितना रिएक्टेंट बचा है, 0। तो 10वें मिनट में 10 में से 10 मोल रिएक्ट हो गए, मतलब कितना रिएक्ट हो गया, 100%। पहले 10%, बाद में 11%, बाद में 13%, बाद में 15%। तो ऐसा परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट हो रही है, लेकिन फ्रैक्शन की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे तो कैसे रिएक्ट हो रहा है? डिफरेंटली रिएक्ट हो रहा है। पहले टाइम इंटरवल में 1 मिनट के 10% रिएक्ट हुआ, दूसरे 1 मिनट के टाइम इंटरवल में 11% रिएक्ट हुआ, तीसरे मिनट के टाइम इंटरवल में 13% रिएक्ट हुआ, एंड 10वें मिनट में वो कितना रिएक्ट हुआ? 100%। बचे हुए रिएक्टेंट का 100%, मतलब 10 में से 10 रिएक्ट हो गए तो कितना होगा? 100%। इसलिए हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। ये एग्जैक्टली अपोजिट पाया जाता है फर्स्ट ऑर्डर के इसमें। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या लिखा था? इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। यहां पे एग्जैक्टली उल्टा स्टेटमेंट बन गया। इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, बट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। तो ये एक स्टेटमेंट हमने तैयार किया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो समझ में आ रहा है? तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको क्या स्टेटमेंट याद करना है? इन इक्वल टाइम interval equal amount of reactant get reacted but fraction or percentage of reactant reacted is different. It is exactly opposite to that of first order reaction. समझ में आया? तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये जब ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो इस पर से मुझे सीधा दिखाई देता है कि क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट रिएक्ट होते जा रही है, लेकिन फ्रैक्शन बोलो या परसेंटेज बोलो कैसे रिएक्ट हो रहे हैं? डिफरेंट। उल्टा रिएक्ट होने का जो परसेंटेज है वो कैसे होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। पहले 10% रिएक्ट हुआ था, आखिर में 10 में से 10 मतलब 100% रिएक्ट हुआ। तो फ्रैक्शन बढ़ते जा रही है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड की, और आखिर में कितने हो जाएगी? वो कितने हो जाएगी? 100% हो जाएगी। अब देख लेते हैं, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन मैंने निकाला। स्ट्रेट लाइन क्यों है? हमने ग्राफ निकाला था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, उन दो वेरिएबल के बीच में हमें इक्वेशन सेटअप करना है। तो इक्वेशन क्या था भाई? k इज इक्वल टू a0 माइनस at अपॉन t। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। a0 माइनस kt को मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस k इंटू टी प्लस a0 लिख सकता हूं। देखो तो इस माइनस एटी को इधर लेके आया तो प्लस हो गया, प्लस एटी इज इक्वल टू इस केटी को इधर लेके गया तो क्या होगा? माइनस केटी प्लस a0। तो एटी को इधर लाया और केटी को इधर लाया, तो एटी इज इक्वल टू माइनस केटी प्लस a0। तो देखो एटी और टी के बीच में ग्राफ चाहिए मुझे, तो दोनों के बीच में मैंने इक्वेशन तैयार किया। अब एटी को मैं प्लॉट करने जा रहा हूं y एक्सिस पे, तो ये किसकी वैल्यू होगी? y वेरिएबल की। टाइम को प्लॉट करने जा रहा हूं x एक्सिस पे, तो ये किसकी वैल्यू होगी? x वेरिएबल की। तो इक्वेशन किसके जैसा दिखाई देगा? y इक्वल टू mx प्लस c। बराबर है। y इक्वल टू mx प्लस c जब भी इक्वेशन आता है तो इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विच स्लोप। देखो m की वैल्यू किसके साथ मैच हो रही है? माइनस के साथ। m एन स्लोप होता है, m एन स्लोप होता है और स्लोप की वैल्यू क्या है? माइनस है, मतलब विथ नेगेटिव स्लोप। और इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मिलेगी क्योंकि उसका स्लोप क्या है? माइनस है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? स्लोप इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू कितना है? माइनस के। तो हमें व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप इक्वल टू माइनस के। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी ग्राफ पर से हम अलग अलग क्या करेंगे? फार्मूले तैयार करेंगे। अब टी हाफ का फार्मूला आपने तो ढूंढ लिया है, कितना है? a0/2 के। अब जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ के टर्म में t 75% निकाला था, t 87.5% निकाला था, t 90% निकाला था, t 93.25% निकाला था, t 99 एंड t 99.99% निकाला था। तो वैसे कुछ हमें क्या करना है? तैयार करने हैं। अब देखो समझो परसेंटेज है तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टी हाफ में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
तो पहले टी आप में आधा रिएक्टेंट रिएक्ट हो जाएगा बच्चों, 50 रिएक्ट हो गए, अब बचे 50। अब जब मैं दूसरे टी आप की बात करूंगा तो दूसरे टी आप में 50 में से 25 रिएक्ट हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 25, बराबर है। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ी ना है, टी आप कांस्टेंट थोड़ी ना रहता है, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद टी आप बदलता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले केस में कितना था? 100। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था तो तब टी आप कितना था? टी आप था। अब 50 हो गया, दूसरे टी आप के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है? 50। तो पहले की तुलना में अब कॉन्सेंट्रेशन आधा हुआ तो टी आप की वैल्यू भी क्या होगी? आधी हो जाएगी। और टी आप की वैल्यू आधी हो जाएगी तो सेकंड टी आप की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 0.5 टी आप। तो पहला अगर टी आप की वैल्यू टी आप है तो अब कॉन्सेंट्रेशन आधा हुआ है तो रिएक्टेंट का टी आप क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आधा हो गया तो टी आप भी आधा होगा। तो पहले टी आप की वैल्यू 1 टी आप है, अब दूसरी बार टी आप की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 टी आप। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस टू आप, टी आप आल्सो रिड्यूसेस टू आप बिकॉज टी आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब 100 था तो टी आप की वैल्यू टी आप थी, जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हुआ तो टी आप की वैल्यू भी क्या होगी? आधी होगी। मतलब 25 मोल बाकी बचे 100 मोल में से, मतलब 75 रिएक्ट हुए, 75 रिएक्ट हुए तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन क्या आएगा? ये 1 टी आप प्लस 0.5 टी आप, मतलब कितना? 1.5 टी आप। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा? 1.5 टी आप लगेगा। अब हम आगे जाएंगे, 12.5 मोल बचेंगे, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हुआ तो टी आप भी आधा हुआ। अब 25 है, कॉन्सेंट्रेशन 1/4 हो गया, इनिशियल के 1/4 हो गया, तो टी आप की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों? 1/4 हुई होगी। इसलिए इनिशियल टी आप का वैल्यू कितना होगा? 1/4। ये यहां पे टी आप का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल के 1/4, मतलब 0.25 टी आप। क्या आपको समझ में? तो जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 100 लिए थे तब टी आप की वैल्यू टी आप थी। इस टी आप में आधे मोल शहीद हो गए, आधे बचे हैं। अब इनिशियल क्वांटिटी आधी हो गई तो टी आप की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। तो पहला टी आप है तो दूसरा टी आप कितना होगा? 0.5 टी आप। 25 मोल बाकी बचे हैं, 75 मोल शहीद हुए तो 75 मोल शहीद हुई है, मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? दिस प्लस दिस 1.5 टी आप। अब 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, 12.5 मोल बचे हैं, मतलब 87.5 मोल क्या हो गए? रिएक्ट हुए हैं। अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो देखो, यहां तक आने के लिए 1 टी आप, यहां तक आने के लिए आधा टी आप और यहां पे आने के लिए पाव टी आप। तो इन सब की एडिशन करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1.75 टी आप। तो टी 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 1.75 टी आप लगेगा। डू यू गॉट इट? समझ में? अब टी 100% कितना होगा? 100% कंप्लीशन के लिए कितना समय लगेगा? तो 100% कंप्लीशन के लिए कितना समय लगेगा? तो t इक्वल टू क्या है? A0 माइनस AT अपॉन के। इधर का के मैंने इधर लाया और इधर का t मैंने इधर लिया। जब t इज इक्वल टू टी 100% होगा तो AT इज इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि बचा हुआ रिएक्टेंट कितना रहेगा? 0। पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन खत्म हो गई। तो रिएक्शन खत्म होने के लिए t 100% टाइम लगता है, तो t 100% टाइम में AT की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे AT की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा, तो t के जगह पे t 100% लिखा, तो A0 माइनस AT की वैल्यू 0 अपॉन के। तो क्या आएगा? t 100% इज इक्वल टू A0 बाय के। तो 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा? A0 बाय के लगेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज A0 बाय के, बराबर है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज A0 बाय के। लेकिन हमें t 100% की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी आप। तो देखिए t 100% का हमने वैल्यू क्या निकाला है? A0 बाय के, बराबर है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, A0 बाय के, बराबर है। इसको मैं ऐसा लिखूंगा 2 इंटू A0 बाय 2 के, बट A0 बाय 2 के ये वैल्यू किसकी है बच्चों? टी हाफ की। तो t 100% क्या आएगा रे? ट्वाइस टी हाफ। मतलब अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है तो 100% कंप्लीट होने के लिए, रिएक्शन खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, एग्जैक्टली डबल ऑफ टी हाफ। तो 100% कंप्लीशन के लिए बच्चों कितना टाइम लगेगा?
2 टाइम्स टी हाफ। समझ में आया? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन एक स्पेसिफिक रेट के साथ चल रही है, स्पेसिफिक रेट के साथ चल रही है, रेट कांस्टेंट है, इसलिए कंप्लीशन के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा? दुगना टाइम लगेगा। तो ये T75% की वैल्यू पूछी जाती है 1.5 टाइम्स टी हाफ, 87.5% की वैल्यू पूछी जाएगी 1.75 टी हाफ, 100% की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? 2 टी हाफ। अब आप ऐसे आगे आगे जा सकते हैं और फिर 93.25% के लिए टाइम निकाल सकते हो, लेकिन वो पूछे नहीं जाते, तो जो मैंने लिए है उतने ही पूछे जाते हैं। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T75% कितना है? 1.5 टी हाफ। T87.5% कितना है? 1.75 टाइम्स टी हाफ। T100% कितना है? A0/K। A0/K को हमने अच्छे से लिखा तो हमें टी हाफ के टर्म में T100% की वैल्यू मिली कितनी? T100% इज इक्वल टू ट्वाइस टी हाफ। तो ये रिलेशन है किसके लिए? T75% completion, T87.5% completion and for 100% completion in terms of टी हाफ। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जैसे परसेंट में पूछा जाता है वैसे फ्रैक्शन में भी पूछा जाएगा आपको, तो फ्रैक्शन का भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। T75% को हम T3/4 लिख सकते हैं, बराबर है। T87.5% को हम T7/8 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था वेरियस रिलेशंस टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम अलग अलग ग्राफ्स देखेंगे। तो पहला ग्राफ लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और इस ग्राफ से हमने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। सबसे पहला वो स्टेटमेंट निकाला, वो याद रखना है आपको, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड बट फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इज डिफरेंट। फ्रैक्शन और परसेंटेज रिएक्टेंट रिएक्टेड इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी समय के साथ। पहले टी हाफ में 10% रिएक्ट होगा तो दूसरे टी हाफ में पहले टाइम इंटरवल में 10% रिएक्ट होगा तो दूसरे उतने ही टाइम इंटरवल में 11-12%, तीसरे में 13-14% और लास्ट में कितना होगा? 100% कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल के साथ लिया था। फिर ये T75, T87.5, T100% के भी हमने इक्वेशंस लिए हैं। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, परसेंटेज में भी लिख सकते हो। परसेंटेज लिखा तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25। फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16। ये बचे हुए रिएक्टेंट की वैल्यू है, इतना बचा है, मतलब रिएक्ट कितना हुआ है? 16 में से 15। तो इसके लिए टाइम कितना लगा होगा? तो इसके लिए 1 टी हाफ, इसके लिए आधा टी हाफ, इसके लिए पाव टी हाफ, इसके लिए 0.125 टी हाफ। अगर इनके हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? तो 1 + 0.5 + 0.25 + 0.125, तो कितना आएगा? 5, 5 + 2 7, 5 + 2 कितना आता है बच्चों? 7, 8, और ये कितना आएगा? 1। तो T15/16 के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.875 टाइम्स टी हाफ। तो ऐसा आप आगे जा सकते हो। तो फ्रैक्शन में भी आना चाहिए और परसेंटेज में भी आना चाहिए, आप दोनों इसमें कर सकते हैं। तो 1/16 बचा है मतलब 15/16 रिएक्ट हुआ है, 1/8 बचा है मतलब 7/8 रिएक्ट हुआ है। तो यहाँ पे 1/8 बाकी बचा है, तो फिर 7/8 रिएक्ट होने के लिए कितना लगेगा? 1.75 टाइम्स टी हाफ लगेगा। देखो 1 + आधा + ये, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब दूसरा हमें ग्राफ देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा जो ग्राफ है वो है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने टी हाफ का फॉर्मूला तैयार किया था, जिस दो वेरिएबल के बीच में हमें ग्राफ निकालना है उन दोनों के बीच में इक्वेशन भी सेटअप करना है। तो टी हाफ का इक्वेशन क्या है बच्चों? टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। इसको मैं कैसे लिखूंगा? टी हाफ इज इक्वल टू 1/2K इंटू A0। अब टी हाफ को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ y एक्सिस पे और A0 को प्लॉट करने जा रहा हूँ x एक्सिस पे। तो ये इक्वेशन कैसे दिखा दे रहा है? y = mx। तो टी हाफ मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया, मतलब टी हाफ की वैल्यू y वेरिएबल, A0 की वैल्यू यानी x वेरिएबल, तो यह मैंने क्या होगा? 1/2K, बराबर है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या मिलेगा? 1/2K मिलेगा। तो जब मैं टी हाफ को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा तो स्लोप क्या मिलेगा? 1/2K पॉजिटिव है। नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? y = mx के साथ मैच हो रहा है, मतलब ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमें इस तरह का क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा।
तो जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टी ऑफ की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, उस स्लोप हमें कितना मिलेगा 1/2 के बराबर है, ये याद रखना पड़ेगा। तो व्हेन टी ऑफ वर्सेस A0 इज अ प्लॉटेड graph is found to be straight line passing through origin with positive slope and slope is equal to 1/2k। तो इस तरह का हमें ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा उसके स्लोप के साथ। हो सकता है आपको एक आधा न्यूमेरिकल आए, व्हेन टी ऑफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट A0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्लोप इज फाउंड टू बी XYZ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो जो स्लोप की वैल्यू दी जाएगी वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी, और फिर इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा। ऐसे न्यूमेरिकल आने की आशंका अब ज्यादा है। दूसरा है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मैंने देखा है कि रेट इज इक्वल टू के है, और रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जब मैं रेट को कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाओ, रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। तो व्हेन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी प्लॉट रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वी विल गेट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, और इसलिए स्लोप कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो व्हेन रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देन व्हाट विल वी गेट, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस मिलेगा, स्लोप कितना रहेगा, 0 बराबर है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टी ऑफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एंड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम भी हो गया। तो ऐसे कुछ ग्राफ है। अब पूछा जाएगा कि रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सिमिलर टू ब्लैंक स्पेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू दिस एक्सिस किसके लिए आया था, टी ऑफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर reaction is similar to the graph of T of versus concentration for first order reaction। ये जो ग्राफ है T of versus initial concentration, ऐसा ही ग्राफ जीरो ऑर्डर में भी हमें मिला था, और ऐसा ग्राफ जीरो ऑर्डर में किसके बीच में, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में किसके बीच में मिला था। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, और ये ग्राफ किसके बीच में था, log to the base 10 A/A-x वर्सेस टाइम t। तो ग्राफ ऑफ टी ऑफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ log of A/A-x टू द बेस 10 वर्सेस टाइम t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ये पहला ग्राफ देखा है, टी ऑफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन देखा है, एंड रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन देखा है। तो ये ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।